हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज मैं आपको यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ। इसमें मैं सॉलिड स्टेट जियो फिजिक्स से स्टार्ट कर चुकी हूँ, उसका पार्ट 1 बना चुकी हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सोलर सिस्टम्स के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में बताया था। इस पार्ट 2 में मैं आपको जो बताऊँगी वो है अर्थ क्यूक सिस्मोलॉजी के बारे में, उसकी इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, कितनी टाइप्स की वेव्स होती हैं, उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बताऊँगी। इसमें मैं जो विलियम लॉरी की बुक्स फॉलो कर रही हूँ, मैंने बुक लिस्ट बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट जियो फिजिक्स की विलियम लॉरी बेस्ट है। विलियम लॉरी इंपॉर्टेंट है और टेलफोर्ड इंपॉर्टेंट है। यदि आप दोनों पढ़ लेती हो तो जियो फिजिक्स का जो मेन पोर्शन हो जाएगा होता है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके मैं नोट्स प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगी एग्जाम से पहले तक। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थम्स अप बटन। थैंक यू। आप यहाँ मेरे बारे में देख सकते हैं, मैंने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स एग्जाम 2020 क्लियर किया है। मैंने एमएससी आईटी कानपुर से की है। मैंने ये एग्जाम्स भी क्लियर किए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी वो उसमें मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अर्थ क्यूब सिस्मोलॉजी से। उसमें भी हम अर्थ क्यूब के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या होता है। जैसे हमारे अर्थ है ना, में 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, सो क्रस्ट के भी सबसे ऊपर वाले लेयर में, जैसे हम 0 to 35 किलोमीटर तक बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, प्लेट्स होती है। मैं प्लेट टेक्टोनिक मोशन यदि मैं पढ़ाती हूँ तो उसमें मैं बता दूंगी कि प्लेट्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो 35 किलोमीटर तक मानकर चलते हैं कि ये प्लेट्स का काम करती है। जो क्रस्ट वाली लेयर होती है वो प्लेट का काम करती है। कब तक? 0 से 35 किलोमीटर तक। ठीक है, तो यदि हम दो प्लेट्स के बारे में बात करते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो फिर क्या होगा, जब ये बहुत ज़्यादा मोशन करती रहेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रैक्स जनरेट हो जाता है। इस क्रैक्स को हम बोलते हैं फॉल्ट। ओके, और यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक वेव। ओके, जब ये इलास्टिक वेव, जैसे यहाँ अर्थ के यहाँ से प्लेट्स के बीच में इलास्टिक वेव जनरेट हुई और ये अर्थ के पास पहुंची तो अर्थ क्या करती है, शेक करने लग जाती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, अर्थ क्यूक, क्योंकि ये इलास्टिक वेव की वजह से हमारी अर्थ ने क्या किया, शेक किया। देखो, इसको ही हम क्या बोलते हैं, अर्थ क्यूक। और इस अर्थ क्यूक को हम डिटेक्ट करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और इस स्टडी को हम बोलते हैं अर्थ क्यूक सिस्मोलॉजी। ओके, एक एचआर रेड थे जिन्होंने इलास्टिक रिबाउंड मॉडल दिया। जैसे मैंने इस प्लेट्स के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्होंने भी इस तरह से ही इस इलास्टिक वेव को समझाने की कोशिश की थी। इस थ्योरी को बोलते हैं हम इलास्टिक रिबाउंड मॉडल, और इसको दिया था एच एफ रीड ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको लिख लिया। एग्जाम में अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है कि ये इलास्टिक रिबाउंड मॉडल किसने दिया। ठीक है, ओके, सो उन्होंने किस तरह से समझाने की कोशिश की, उन्होंने इस तरह से लाइंस ली हैं जिसको हम पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। उन्होंने 5-6 पैरेलल लाइंस ली हैं। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इस डायरेक्शन में इन प्लेट्स का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो जैसे इस डायरेक्शन में मोशन होता है तो क्या होता है, थोड़े से इनमें थोड़े से इस स्ट्रेस लाइन के अराउंड क्या होता है, ये इस जो लाइंस होती हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा देर तक ये इस डायरेक्शन में मोशन होता रहता है तो यहाँ पर एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फोकस, या फिर हम इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। सो फोकस और हाइपोसेंटर की बात करते हैं, द पॉइंट एट विच फॉल्ट ऑकर एंड स्टेन एनर्जी रिलीज। तो जैसे कि ये हमारा अर्थ है और प्लेट्स जो है इसकी यहाँ तक है, तो इस प्लेट्स के इधर की तरफ कोई फॉल्ट आया होगा तो इसको तो हमने बोल दिया फोकस। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पर फॉल्ट आया, दो प्लेट्स के बीच में फॉल्ट आ गया तो यहाँ पर क्रिएट हो गया एक फॉल्ट, इसको हमने क्या बोल दिया, फोकस। ठीक है, यदि इस फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होगा यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। ठीक है, तो फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ पर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। ओके, तो एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर इज अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ठीक है, जैसे हमारा ये हो गया प्लेट्स, ये हमारी अर्थ हो गई, ये प्लेट्स हो गया, यहाँ पर फोकस है, इसके जस्ट ऊपर डायरेक्टली अबव द फोकस, इसको हम बोलेंगे एपिसेंटर, और ये क्या हो गया, फोकस। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकस डेप्थ। ओके, सो फोकस डेप्थ क्या होता है, ये हो गया हमारा फोकस, ये होगा हमारा अर्थ पर एपिसेंटर, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे फोकस डेप्थ, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह अर्थ पर ही हम क्या करते हैं, स्टेशंस लगा देते हैं कि जब वेव्स निकल कर आएंगी ना तो जहाँ पर हम इसको डिटेक्ट करेंगे वेव्स को, उसको हम बोलते हैं स्टेशंस। ठीक है, तो ये एपिसेंटर और इस स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर डिस्टेंस।
स्टेशन जो हमारे जहाँ पर हम सिस्मोग्राफ्स रखे होते हैं वो होते हैं स्टेशंस। एपिसेंटर क्या होगा, फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट एपिसेंटर होगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन द एपिसेंटर एंड फोकस को हम बोलते हैं फोकस डेप्थ। एंड द एपिसेंटर डिस्टेंस क्या होती है हमारी, एपिसेंटर से स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखो ये तो डिग्री में फॉर्मूला दे रखा है, डेल किलोमीटर को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर डेल किलोमीटर को यहाँ से डायरेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया एंड उसको डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करना है उसका ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो डेल डिग्री क्या होगा, 180 अपॉन पाई डेल किलोमीटर अपॉन आर। सो हम दो तरह की वेव्स की बात करते हैं, एक तो बॉडी वेव हो गई और एक सरफेस वेव हो गई। ठीक है, तो ये जैसे हमने बात की फोकस, हमने यहाँ पर बात की, ये फोकस है हमारा, इस फोकस से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर जो वेव्स निकलती है उसको हम बोलते हैं बॉडी वेव, और जो सरफेस पर वेव चलती है उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव। तो बॉडी के अंदर भी दो तरह की वेव चलती है, एक तो होती है पी और एक होती है एस। ठीक है, सो बॉडी के अंदर जो वेव चलती है प्राइमरी वेव बोलते हैं, जो सबसे पहले चलती है बॉडी के अंदर भी, और जो सेकंड नंबर पे चलती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव। ओके, सो प्राइमरी वेव पहले चलती है, इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और एस वेव जो बाद में चलती है उसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी होती है बीटा। अल्फा की वेलोसिटी ज़्यादा होती है इसलिए हमने बोल दिया अल्फा हमेशा ज़्यादा होगा किससे, बीटा से। यदि अल्फा पहले चल रही है तो उसको लगने वाला टाइम भी क्या होगा, कम होगा, वो पहले अर्थ पे पहले पहुंच जाएगी। तो टीपी हमेशा कम होता है और टीएस हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ फोकस से वेव निकल रही है, टीपी मतलब प्राइमरी वेव का जो टाइम होगा कम होगा। क्यों, क्योंकि वो अर्थ पे पहले पहुंच जाएगी। लेकिन एस वेव बाद में निकली है और उसको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है कि वेलोसिटी कम है, धीरे 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 चलेगी, उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है और वो अर्थ में लेट पहुंचेगी। तो टीएस का टीएस का जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा टीपी से। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अल्फा ज़्यादा होगा बीटा से और टी एस ज़्यादा होगा टीपी से। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ भी है, इसको एक बार देख लेते हैं। सो हम ट्रैवल टाइम में एपिसेंटर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रैवल टाइम, कितना टाइम लग रहा है पी और एस वेव को, वो देखेंगे कैसे, विद रिस्पेक्ट टू द एपिसेंटर डिस्टेंस। तो एपिसेंटर और स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एपिसेंटर डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर दो स्टेशन ले रहे हैं, स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2। ये स्टेशन 1 हो गया, स्टेशन 2 हो गया, और ये इसकी डिस्टेंस हो गई जीरो से एपिसेंटर से लेकर स्टेशन तक की दूरी एपिसेंटर डिस्टेंस 1, एंड ये स्टेशन सेकंड तक की दूरी स्टेशन एपिसेंटर डिस्टेंस 2 हो गई। ओके, पी वेव को यहाँ पर पहले पहुँच जाएगी एस वेव तक, एंड देन फिर वो यहाँ पर पहुँचेगी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा पहुँचने में। तो इस तरह का कर्व बन के आएगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं बनता, ये इस तरह का आता है कर्व, क्योंकि पी वेव अर्थ पर सीधी ही नहीं जाती है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व लेकर आ जाती है, इसलिए उसको टाइम लगने वाला टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा स्टेशन 2 तक पहुँचने में। एस वेव ऑटोमेटिकली पहले ही हमने बताया कि उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो ये उसको लगने वाला टाइम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो उसको हम थोड़ा सा ऊपर करके बनाएंगे क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ से देखेंगे तो टीपी को इतना टाइम लग रहा है और टीएस को इतना टाइम लग रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली इसमें डिस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, इसलिए हमने ग्राफ को इस तरह से प्लॉट किया है। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ और यहाँ के बीच में कितना डिफरेंस होता है। ओके, टी एस माइनस टी पी देखने वाले हैं। तो एस वेव का टाइम कितना होता है, हमको पता है वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, डी अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से हम टाइम की फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन वी। ठीक है, सो यदि हम टी एस निकालने वाले तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कितना होगा, बीटा, एंड टी पी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन पी की वेलोसिटी कितनी होती है, अल्फा। तो इसका डिफरेंस कर देंगे तो ये डिफरेंस हो गया, इसमें हमने अल्फा को कॉमन ले लिया तो क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा -1 आ जाएगा, और डी अपॉन अल्फा को क्या लिख देंगे, वापस से हम टी पी लिख देंगे, अल्फा बीटा -1 कर देंगे। तो टी एस माइनस टी पी क्या होता है, टी पी मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा -1। तो ये एक लाइन की इक्वेशन बन गई है। जब हम इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम बनता है, इसको वदाती मैं तो वदाती बोलती हूँ, वदाती डायग्राम बनता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पे। नेक्स्ट ईयर भी लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चंस आए थे, 2022 में इस पे एक क्वेश्चन आया था, इसमें अल्फा बीटा ऐसा कुछ करके स्लोप निकालना था, तो स्लोप से क्वेश्चन आया था बेसिकली। ठीक है, सो हम इसका वदाती डायग्राम क्या होता है वो देख लेते हैं। सो हमने क्या किया, ये वाला इक्वेशन बन के आई थी हमारी, टी एस माइनस टी पी अल्फा बीटा, अल्फा अपॉन बीटा -1। तो ये क्या हो गया, वाई एम एक्स हो गया। तो हमने
ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया ts माइनस टी पी अपॉन टी पी करके, और ये जो m होगा वो क्या होगा अल्फा बीटा -1, तो हमारे ये वाला स्लोप बन गया। ठीक है, तो स्लोप से हमने क्या निकाल लिया अल्फा बीटा -1, और ये अल्फा बीटा है क्या बेसिकली हमारी p वेव है, p वेव की वेलोसिटी है, और ये हमारी s वेव की वेलोसिटी है। तो यदि हमें स्लोप पता है तो हम किसी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, p वेव की वेलोसिटी निकालने तो हम p वेव की निकाल सकते हैं, s वेव की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं डायग्राम में क्या होता है, हमको पता है एस और पी वे की जो टाइम्स होती है उसका डिफरेंस होता है, उसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ये देख लेना। एक ऑफर को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया है। ये ऑफर दिया जा रहा है IFAS एकेडमी के थ्रू, जो इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट है CSR नेट, गेट एंड IIT का। तो ये दिवाली पर एक ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये साल का लास्ट ऑफर है, इसके बाद ऑफर नहीं मिलेगा आपको। ऑफर क्या है, जितने भी आपके CSR नेट के कोर्सेज है, जैसे फिजिकल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, जितने भी CSR नेट के कोर्सेज हैं उनके ऑनलाइन कोर्सेज पर ये 70% का फ्लैट ऑफ दे रहे हैं। ओके, सो आपको करना क्या होगा, इनकी जो IFAS की जो साइट है ifasonline.com, या फिर इनकी जो ऐप है IFAS ऐप, उस पर जाकर आपको इनरोल करना पड़ेगा और आपको वहाँ पर प्रोमो कोड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो IFAS मेक्स हिस्ट्री, दैट्स वाई इनका जो प्रोमो कोड है वो भी क्या है, इतिहास। ठीक है, सो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना पड़ेगा ITIHAAS। जैसे आप ये प्रोमो कोड यूज़ करोगे ना, सो आपको 70% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा इनके कोर्सेज पर। ठीक है, तो दिवाली का लास्ट ऑफर है ये। ठीक है, तो जैसे आप प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो आपको 70% का फ्लैट ऑफ मिलेगा, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 22 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो आपके पास 2 दिन है, आप जाकर ये ऑफर ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा ऑफर आपको इतने बड़े इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, तो आप जाकर इसको ले सकते हैं। ओके गाइज, अर्थक्यूब की साइज़ की बात करते हैं तो हम 2 तरीके से अर्थक्यूब की साइज़ को मेज़र कर सकते हैं, इंटेंसिटी से एंड मैग्नीट्यूड से। इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है MSK 64 स्केल से। MSK की फुल फॉर्म है मैग्नेटिव स्पूनहर कॉर्निक। 64 मतलब 1964 में स्केल बनी थी, इसलिए इसको MSK 64 स्केल बोलते हैं। यहाँ से हम इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं अर्थक्यूब की, और मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है रिचर्ड स्केल से। सो हम 2 तरीके से अर्थक्यूब की साइज़ को डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिटी से एंड मैग्नीट्यूड से। ठीक है, सो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखते हैं सबसे पहले। सो हमको पता है कि मैग्नीट्यूड हम रिचर्ड स्केल से मेज़र करते हैं। ओके, सो हमें पता है कि यहाँ पर जो फोकस होता है वो बॉडी के अंदर भी होता है, यहाँ से वेव जो निकलती है बॉडी से निकलती है एक तो, और सरफेस से भी वेव्स बनकर निकलती है, स्टेशन तक जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम 2 तरह के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सरफेस वेव मैग्नीट्यूड एंड द बॉडी वेव मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है MS = log10 AS/T प्लस 1.66 log10 डेल्टा प्लस 3.3। ओके, जहाँ पर AS क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड मोशन, डेल्टा होता है एपिसेंटर डिस्टेंस जो कि 20 डिग्री से 60 डिग्री तक होती है, एंड देन हमको ये चीज़ें गिवन होगी तो आप MS निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये है कि यदि डेप्थ आपकी 50 किलोमीटर तक ही है, मतलब क्या है इसका, कि मान लो आपकी जो फोकस है आपका सिर्फ 50 किलोमीटर से कम तक ही बना हुआ है, तभी आपको MS का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो यदि आपकी डेप्थ या फोकस 50 किलोमीटर से कम है तो आपको MS इस तरह से निकालना है, लेकिन जैसे ही 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो MS की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, MS की डायरेक्ट वैल्यू आपको 8 रखनी है। ठीक है, यदि आपको एग्जाम में इनकी वैल्यूज़ गिवन है तो आप MS सरफेस वेव मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी वेव मैग्नीट्यूड की। इसको हम MB से डिनोट करते हैं क्योंकि बॉडी वेव मैग्नीट्यूड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, log10 AP/T प्लस Q। यहाँ Q क्या है, एम्पिरिकल करेक्शन, एंड AP क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि एसोसिएटेड होता है P से, इसलिए इसको हम AP बोलते हैं। इन T यहाँ पर वापस से क्या है, टाइम पीरियड ही है। यदि टाइम पीरियड गिवन है और Q गिवन है तो आप MB भी निकाल सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जबकि आपकी डेप्थ कितनी है, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो MS की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट 8 पुट करनी है, और MB की वैल्यू के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन यदि आपकी डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है, फोकस की डेप्थ बहुत ज़्यादा है आपकी, नहीं सॉरी, फोकस की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है, एग्जाम्स में फोकस की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, MS की वैल्यू डायरेक्ट 8 पुट करनी है, MB की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6 पुट करनी है, क्योंकि फॉर वेरी लार्ज डेप्थ MB की वैल्यू भी सैचुरेट हो जाती है और कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तब हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो क्या होगा, MW, इसको हम बोलते हैं मोमेंट मैग्नीट्यूड।
इसका फॉर्मूला होता है 2/3 मल्टीप्लाई में log 10 m0 माइनस का 9.1। जैसे ही m0 की वैल्यू आपको गिवन होगी आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम्स में m0 को भी यदि गिवन नहीं है तो m0 भी आपको निकालना पड़ सकता है। तो m0 क्या होता है? सिस्मिक मोमेंट। ठीक है, सो m0 कैसे निकालते हैं? म्यू ds से। म्यू क्या होता है? रिजिडिटी मॉडुलस। डी होता है डिस्टेंस जहाँ से फॉल्ट क्रिएट हुआ है। एस क्या होता है? एरिया। ठीक है, हम HF रीड का मॉडल लेते हैं, जैसे उन्होंने पैरेलल लाइंस ली थी, यहाँ पर एक ट्रेस लिया था, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने बताया था यहाँ पर स्लिप्स हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में मोशंस क्रिएट हो जाते हैं, प्लेट टेक्टोनिक मोशन, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है इन प्लेन्स लाइंस के बीच में। ज़्यादा देर तक ये मोशंस होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? फॉल्ट क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फोकस हो गया। तो यहाँ पर जितनी डिस्टेंस तक ये फॉल्ट क्रिएट हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फ्रैक्चर। और डी क्या हो जाएगा? ये कितनी डिस्टेंस तक ये स्लिप हुई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका डी, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा एरिया एस, और म्यू क्या हो जाएगा? रिजिडिटी मॉडुलस। तो ये आपको म्यू ds गिवन होंगे, वहाँ से आप क्या निकालोगे? m नॉट, और m नॉट जैसे आप निकालोगे उसको यहाँ पर आपको पुट करना है, और वहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? मोमेंट मैग्नीट्यूड। ओके, अब हम अर्थ की साइज को देखते हैं इंटेंसिटी के थ्रू। हमको पता है कि हम इंटेंसिटी किस तरह से मेजर करते हैं? MS के 64 स्केल से। ठीक है, लेकिन हम किसी भी तरह की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं। आई मैक्सिमम क्या होता है? 1.5 ms माइनस का 1.8 log 10 h प्लस 1.7। ठीक है, यहाँ ms क्या है? वही सरफेस वेव मैग्नीट्यूड हो गया, h क्या होगी? हमारी डेप्थ। यदि इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है तो आप मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम में आता है अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम में आया हुआ है, एक बार आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन आया है, ये वाला एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सो log 10 n इक्वल्स टू क्या होता है? a माइनस बी ms। वही ms क्या है? हमारा सरफेस वेव मैग्नीट्यूड है। ओके, तो यहाँ से आपका इनकी वैल्यू दे रखी है, a और b की वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पर अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी मतलब एक टाइम पर कितनी आपको फ्लक्चुएशन फील होती है वो हम निकाल सकते हैं अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से। तो log 10 n इक्वल्स टू क्या होगा? a माइनस बी ms। यहाँ a और b क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन कभी कभी जब रीजनल और ग्लोबल सिस्मिसिटी की हम बात करते हैं तो हम b को 1 लेते हैं। यदि एग्जाम में आपका b की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप b को 1 भी ले सकते हो, a की वैल्यू गिवन होगी और ms की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, तो आप क्या निकाल सकते हो? n निकाल सकते हो। एनर्जी रिलीज इन एन अर्थक्वेक देखते हैं। हमको पता है कि जो फोकस होता है ना, यहाँ से वेव निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक वेव, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। उसकी वैल्यू कितनी होती है, कितना अमाउंट होता है एनर्जी जो रिलीज होती है, वो इससे फॉर्मूले से मेजर करते हैं। log 10 e इक्वल्स टू 4.8 प्लस 1.5 ms। ठीक है, तो ms क्या है? सरफेस वेव मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो हम जैसे ही ये वाला वैल्यू हमें पता चलती है तो हम यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मुझे नहीं पता कि कितनी बार आए, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। प्री में आया है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया है, 2019 में भी मैंने देखा था, 2022 में भी देखा था, 2021 में भी देखा था, गेट में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर देखे हैं मैंने, मेंस में भी एक बार एक क्वेश्चन शायद इस पर आया ही आया है, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक है, तो ms की वैल्यू गिवन होती है, और E1 अपॉन E2 का रेशियो पूछ लेते हैं इस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए इस पर, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एंड मैंने अर्थक्वेक के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू।